हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कंटिन्यू आपके साथ क्लास 10th की एनसीईआरटी को लेकर के बात कर रहे हैं। और यहाँ हम आपके साथ जो दो टॉपिक आपके साथ पढ़ चुके हैं, जिसमें नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, आज उसी का मतलब थर्ड टॉपिक है। और इसके पहले दो टॉपिक देखे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय। तो दो टॉपिक को हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, कंप्लीट भी कर चुके हैं। आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं, जो चीज़ों की बात करने वाले हैं, वो हम आपके साथ बात करेंगे किस चीज को लेकर। भूमंडलीकरण कृत विश्व का बनना। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये कौन सा टॉपिक है? द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। एक इसको पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या था, कैसी चीजें हैं। तो पहले से मैं इसे टॉपिक से समझाऊंगा और फिर इसके बाद पूरा मैपिंग के द्वारा इसके एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पार्ट पे डिस्कस करेंगे। इसी को हमें पढ़ना है। तो ये देखो, इसका पहला सेक्शन है आधुनिक युग से पहले। जो मॉडर्नाइजेशन है, उससे होने से पहले क्या क्या कंडीशन थी, क्या चीजें थी, क्या नहीं थे। इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़नी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। किस प्रकार से एक छोटी सी चीज, जो एक छोटे लेवल पे जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वो एक इतने बड़े लेवल पे कैसे पहुंचा। जो चीज़ यहाँ लोकल में फेमस थी, वो इंडिया की चीज़ अमेरिका कैसे पहुंची। अमेरिका की चीज़ें किस प्रकार से, जो वस्तुएं थी, वहाँ की सब्जियां थी या कोई भी और भी बस चीज़ें थी, वो कैसे यूरोप से ट्रैवल करके भारत में आए। इन सारी चीज़ों की हमें बात करनी है। इसमें ज़्यादातर हमें जो बात करेंगे, वो हम पढ़ेंगे ट्रैवलर के बारे में। ज़्यादातर जो यात्री थे, ट्रैवलर्स की जानकारी पढ़ेंगे, कैसे इन यात्रियों ने भारत इन चीज़ों को लाए। और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन जेसन का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन कैसे आया, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। और वो मीनिंग आपकी सामने लिखी है। चलो यहाँ हम बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन की। चलो पहले मैं टॉपिक करूँ स्टार्ट, इसके बाद एक मैं अलग से आपको पूरा मैपिंग के पार्ट पर डिस्कस कर दूंगा। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो आमतौर पर हम ऐसी आर्थिक व्यवस्था, क्या हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले कितने 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे कि भूमंडलीकरण विश्व के बनने की प्रक्रिया, व्यापार का किस प्रकार से पूरा भूमंडलीकरण विश्व क्रिएट हुआ, कैसे चीजें बनी, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना। व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोग, पूंजी और बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का और एक लंबा इतिहास रहा है। वही बात है कि कैसे लोग एक देश से दूसरी देश गए, लोग यात्राएं क्यों करते थे। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कर दूं, मेरा प्रश्न यहाँ पे है, जो क्वेश्चन है कि लोग यात्राएं क्यों करते थे, लोग यात्राएं क्यों करते थे, उसके पर्पज क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, कि यात्राएं करने के पीछे क्या कारण है। तो आप यहाँ पे क्या क्या बताओगे कि उनके सबसे पहले मेन रीजन क्या होगा, कि वहां पर उनका पर्पज क्या होगा, व्यापार करना। तो पहला रीजन क्या बताओगे, व्यापार। फिर क्या होगा, व्यापार के साथ साथ शिक्षा, नॉलेज, नॉलेज लेने के लिए। फिर यहाँ क्या बता सकते हो, बेहतर जीवन की तलाश, बेहतर जीवन, ठीक है। और क्या हो सकता, आर्थिक चीजें, इनकम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। व्यापार हो गया, आर्थिक चीजें हो गई, एजुकेशन हो गई, चीजें हो गई। और कुछ लोग होंगे तो जिनको क्या होगा, जो लोग क्या चाहते हैं, दुनिया को देखना चाहते हैं, जो लोग दुनिया को देखना चाहते हैं, और नई जगह की खोज, ये भी हो सकता है। न्यू डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट भी इसमें आ सकता है। और भी चीजें इसमें जो आ सकती है। तो वही है कि व्यापार का, तो व्यापार की तलाश में जाएंगे लोग, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, बेहतर जीवन के लिए जाएंगे, पूंजी बहुत सारा पैसा कमाने के लिए लोग जाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पे इस वाले चैप्टर में करेंगे। और तभी जाके, अभी यहाँ वैश्वीकरण का मतलब मैं बता चुका हूँ, ग्लोबलाइजेशन होता है। अगर मैं ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की बात कर लूँ, तो कोई चीज कैसे होती है कि जो एक छोटे से लेवल पे है, मतलब जो एक होती है वो छोटे से लेवल से कैसे बड़े लेवल पे वो बढ़ जाती है, और वो इतनी फेमस हो जाती है कि इसमें सीधा कह सकते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर देती है। क्या कर देती है, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर देती है, ठीक है। हमें यही समझना है कि जो वैश्विक चीजें होती हैं, वो एक छोटे से स्तर से, छोटे से स्तर से बड़े स्तर को आपस में
जोड़ देती है। तो छोटे से स्तर से जो चीजें रहती है वो छोटे लेवल पे जो फेमस रहती है लोकल लेवल पे, और कैसे वर्ल्ड लेवल पर जाकर वो कैसे फेमस हो जाती है। तो उनका एक स्तर बढ़ जाता है, जो लेवल होता है उनका वो एक लेवल बढ़ जाता है, वो चीजें बढ़ती चली जाती है। आज सब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हम उस युग के बारे में ही जानना चाहते हैं जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। जो आज जो प्रेजेंट आज जो हमें दिख रहा है इतना मॉडर्न हो गए हैं, ये देखेंगे कि किस प्रकार से चीजें होती है। दुनिया आज जो प्रेजेंट में ऐसी दिखाई दे रही, क्या वाकई में दुनिया ऐसी थी? जो चीजें हमें इतनी आसानी से अवेलेबल है, जो चीजें हमें इतनी आसानी से मिल रही, क्या पहले भी ये सारी चीजें हमें आसानी से अवेलेबल थी क्या? तो ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन के आंसर हम इस चैप्टर में समझेंगे और बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। और इसमें बड़े ध्यान से देखिए जो हम आगे इसमें बात करने वाले हैं। देखो, इतिहास के दौर में मानव समाज में एक दूसरे से ज्यादा नजदीक आते गए। तो इतिहास का जब मानव यहाँ से ह्यूमन का ओरिजिन हुआ और लोग यहाँ पे दुनिया में जिस प्रकार से चीजें आई और जब यहाँ पे जिस प्रकार से लोगों की सोसाइटी बढ़ी, लोगों की मतलब की पॉपुलेशन बढ़ी, तो हमेशा से एक दूसरे को जानने की कोशिश की और ज्यादा नजदीक आते चले गए। प्राचीन काल से यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री, इन सब का ज्ञान जो रहा अवसरों आध्यात्मिक शांति के लिए, किसके लिए? अध्यात्म। जो मैंने अभी आपको बताया था ना, उन सब चीजों के लोग यात्रा क्यों करते थे? तो ट्रैवलर है, ट्रेडर है, पुजारी है, तीर्थयात्री है, ज्ञान है, अवसर और आध्यात्मिक शांति के लिए, उत्पीड़न और तनाव से जीवन बचाने के लिए। जो लोग एक जगह पे ज्यादा परेशान थे और चीजों से बचने के लिए दूसरी जगह अपने लाइफ को बेहतर जीने के लिए दूसरी जगह यात्राएं करते थे, दूर के लिए यात्राओं पर जाते रहे। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, जैसे क्या क्या लेके जाते थे जब ये लोग यात्राएं करते थे? जो लोकल की चीजें होती थी, जैसे कि जो गुड्स होते थे, पैसा होता था, मूल्यवान वस्तुएं, हुनर, अपना विचार और आविष्कार, ये सारी चीजें, यहाँ तक कि बीमारियां, कीटाणु, यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी अपने साथ लेकर के चलते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि जब लोग अपनी यात्राओं में ये लोग हर तरह की चीजें अपने साथ ले जाते थे, जैसे पैसा है, मूल्यवान मान्यता है, वस्तुएं हैं, हुनर है, विचार है, आविष्कार है और यहाँ तक कीटाणु और बीमारियां भी अपने साथ लेकर के चलते थे। जैसे कि 3000 साल पहले की बात करूं, यानी कि 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार में सिंधु घाटी की सभ्यता, जो इस समय जो ट्रेड होता था, सिंधु घाटी सभ्यता उस इलाकों में जुड़ी हुई थी जिनसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वेस्ट एशिया कहते हैं। उस टाइम पर भी ये ट्रेड के मामले में जुड़ा हुआ था। 1000 सालों से भी ज्यादा समय मालदीव, अगर बात करें जो 1000 साल से ज्यादा जो समय हो चुका है, जिसमें स्पेशल नाम आ रहा है मालदीव का। मालदीव समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां, जो कौड़ियां होती थी जिन्हें हम पैसे या मुद्रा के रूप में जानते थे। किसके रूप में? पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चीन, और इसमें दो नाम है, एक तो चाइना का नाम है और एक नाम है पूर्वी अफ्रीका। चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही और बीमारी फैलाने वाले कीटाणु, जो बीमारी का कॉन्सेप्ट आता ना, जो लोग एक बैक्टीरिया, जो जेम्स थे, जो मतलब कि जेम्स वगैरह थे और जो बैक्टीरिया थे, एक देश से कैसे पूछे? ये जब लोग यात्राएं करते थे तो अपने साथ बीमारियां भी ले गए, चीजों के साथ साथ अगर वो कहीं पे आइडिया ले गए, हुनर ले गए, तो वहां पे बीमारियां भी अपने साथ ले गए। दूर दूर तक ये पहुंचने का इतिहास भी 7वीं शताब्दी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद इनके प्रसार का निश्चय साफ देखा जा सकता है और इसका रिजल्ट 13वीं सेंचुरी में कुछ ज्यादा देखने को चीजें ये मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आइडिया समझ गए कि उस समय के लोग जो यात्राएं कर रहे थे उनके पर्पज मैंने बताया कि क्या क्या था, वही चीजें, ये सब चीजें बताई किस प्रकार से लोग यात्राएं करते थे, किस लिए कर रहे थे यात्राएं, कि यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री, ज्ञान और अवसर और अपने जीवन को, मान लीजिए किसी जगह पे वहां पे रिसोर्स की कमी है, खाने पीने की कमी है, तो लोग एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जो जगह रिसोर्स से भरपूर हो, मतलब भरी हुई हो और बहुत सारी चीजें वहां पे दी गई हो। तो लोग इसलिए यात्राएं कर रहे थे। बहुत सारी पैसा, बीमारी, ये सारी चीजें वहां पे दी हुई थी, बीमारी भी साथ लेकर के चलते थे। 3000 पूर्व ये सारी चीजें बताएंगे जो कौड़ियां होती थी। एक यहाँ पे देखो चित्र बना हुआ है, ये थोड़ा चित्र आराम से देखो, और यहाँ पे एक यात्रियों के चित्र दिखाए गए, ये आप आराम से समझ सकते हैं। इसमें लिखा है कि एक स्मृति शिला पर पानी के, ये देखो पानी के एक जहाज का चित्र है। तो पानी के एक जहाज जिसमें दिखाया गया, जिसमें एक क्या दिखाई गई है, ये देखो, ये जो दिखाया गया है पूरा का पूरा क्या दिखाया गया, ये पूरा आपका क्या दिखाया गया, ये पूरी बोट दिखाई गई, नाव। ये देखो, ये नाव बनी है और इस पे जो यात्री लोग हैं कैसे यात्रा कर रहे हैं, बोट दिखाई गई है। और ये स्मृति शिला है पानी के एक जहाज पर, जहां पे गोवा के संग्रहालय, जो गोवा का म्यूजियम है, 10th सेंचुरी में ही बनाया गया, जिसमें पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई जाने वाली 9वीं सदी के बाद की स्मृति शिलाओं पर जलपोतों
और तस्वीरों से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व को पता चलता है। तो ये जानकारी लगती है कि कैसे ये लोग ट्रेड करते थे, कैसे चीजें, तो उनसे ये जानकारी हम लगा सकते हैं और ये चीजें देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो कि 10th सेंचुरी के लोग कैसे यात्राएं कर रहे हैं समुद्र की नाव में बैठ करके, ये चीज यहाँ पे शो करी गई है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। इसका हम अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का, मतलब जो कह लो आपकी जो बेसिक है एकदम, ये देख दो। इस चैप्टर का जो मेन सार है, मेन कंक्लूजन है, मतलब जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट है, मेन बॉडी है, वो ये वाला सेक्शन है 1.1, जिसे हम बोलते हैं रेशम मार्ग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिल्क रूट। क्या कहते हैं? सिल्क रूट। सिल्क रूट से जुड़ी दुनिया। तो सिल्क रूट की ये दुनिया, ये आपके सामने यहाँ पेंटिंग बनी हुई है, इसमें देख लीजिए सिल्क रूट कैसे दिखाया गया है। चीन की एक गुफा में एक पेंटिंग में दर्शाया गया है कि सिल्क मार्ग के बारे में, किसके बारे में बताया गया? सिल्क मार्ग। 8वीं सदी में गुफा नंबर 217 में मोगोआ ग्राटोज गंसू चीन में, तो ये चित्र में यहाँ चीजें दिखाई गई हैं। और देखो कैसे ये पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ट्रेड रास्ते दिखा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, ये पूरे इस प्रकार से, ये पूरा ग्रीन, ये देखो ये पूरा रास्ता इस प्रकार से ये बना हुआ है। ये सारे रास्ते कैसे आपस में जोड़ते थे ये सारी चीजों को, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा आप देख सकते हैं पूरा ये डायग्राम। तो ये चीजों को मैं स्पेशल एक मैप पे भी बता दूंगा ये इसको ओपन करके, लेकिन पहले हम यहाँ पढ़ते हैं। आधुनिक काल में, जो मॉडर्न एरा था, आधुनिक काल से पहले युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक, किस किस का? व्यापारिक और सांस्कृतिक, तो दो चीजें इंपोर्टेंट है, एक तो व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण मिलता है सिल्क मार्ग। तो ये उस टाइम पे कह सकते हो कि सबसे आर्ट जो कल्चर था, ट्रेड जो कल्चर था, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिल्क रूट, क्योंकि इसने ना केवल ट्रेड को जोड़ा बल्कि यहाँ पे इस चीजों को जोड़ा, किसको? कल्चर को जोड़ा, संस्कृति को जोड़ा। अब इसमें सर संस्कृति को कैसे जोड़ा? जब यहाँ पे ना केवल इसका यूज किया गया, मतलब कि चीजों को बेचने के लिए या सामानों को बेचने के लिए या यात्राओं के लिए, बल्कि इसका यूज इसलिए भी किया गया, जो अपने अपने धर्म के गुरु होते थे, धर्म प्रचारक होते थे, इसी रास्ते से उनने एक देश से दूसरे देश की यात्राएं की, और जा करके वो क्या किए, जब दूसरे देश में यात्राएं करने जाते थे तो उस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में? अपने अपने धर्म का प्रचार भी करते थे लोग। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि मुस्लिम जो प्रीचर्स होते थे, मुस्लिम लोग जो होते थे धर्म के गुरु, तो मुस्लिम के धर्म के लोगों ने भी अपना प्रचार किया इसी मार्ग से। हिंदू धर्म के जो प्रचारक थे उनने भी किया, अगर क्रिश्चियन के जो लोग थे उनने भी किया, और बौद्ध धर्म के जो आपके मॉन्क वगैरह थे उनने भी इसी रूट का, इसी रास्ते का यूज किया। तो सिल्क रूट के बारे में बहुत डिटेल से आपके साथ यहाँ बात करूंगा, आगे एक एक चीज की बात करेंगे कि सिल्क रूट क्या था और क्या चीजें थी, इसको मैं बहुत आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। तो जिसमें व्यापार और संस्कृति, इन दोनों चीजों की जानकारी मिलती है। सिल्क मार्ग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सिल्क मार्ग है, नाम से इसे पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम से भेजे जाने वाले जो चीनी, जो रेशम, जो सिल्क का कितना महत्व था, इंपोर्टेंट बता रहे हैं कि जो वेस्ट से जितनी यहाँ पे क्या आती थी, कितना महत्व था। और इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है, जमीन है समुद्र से। ये रास्ता लैंड भी जोड़ता था और ओशियन, मतलब कि समुद्र भी जोड़ता था, और क्या जोड़ता था? जमीन भी जोड़ता था। होकर गुजरने वाले रास्ते ना केवल एशिया बल्कि विशाल क्षेत्रों के एक दूसरे से जोड़ने का काम भी करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ते थे। तो क्या था? ये एशिया से यूरोप को जोड़ता था, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो एशिया से यूरोप को जोड़ता था और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। 3 कॉन्टिनेंट है, जिसमें अगर मैं बात करूं, देखो एशिया है, यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका है। तो ये 3 कॉन्टिनेंटों को आपस में जोड़ने का काम करता था कौन? ये सिल्क रूट। तो इसकी मैं बात करूंगा कि कैसे जोड़ता था, कैसे, इन सब चीजों को मैं मैप से बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। पहले ये चीजें समझ लो, जोड़ने का काम करता था। ऐसे मार्ग को ईसा पूर्व, जो मार्ग है ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे, लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इस रास्ते में चीनी पॉटरी जाती थी, जो चीनी रास्ते से जो चीनी पॉटरी थे वो चीनी पॉटरी जाती थी, और इसे रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले, तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया जो साउथ ईस्ट एशिया है, इन रास्तों से क्या कपड़े मसाले दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में वहां से रिटर्न में क्या आता था, वहां से वापसी में सोने और चांदी, तो जो मेटल थी, जो चीजें थी, वो जैसी कीमती धातुएं, जो कीमती वस्तुएं थी, यूरोप से एशिया पहुंचती थी। तो ये आप आइडिया लगा लिया होगा और ये समझ भी गए होंगे किस प्रकार से भारत से किन किन चीजों का व्यापार होता था, जिसमें कि मैंने बात की आपके साथ कपड़े और मसाले, और वहां से जो यूरोप से वहां से जो चीजें आती थी, वहां से सोने और चांदी का, इसके बदले में जो चीजें आती थी, मतलब जिसे बार्टर सिस्टम कह सकते हैं, या फिर उसके बदले एक सामान के बदले दूसरा सामान देना, तो उसके बदले जो चीजें इन्होंने दी आके वो सोने और
चांदी, ये चीजें दी गई। तो यहाँ पे एक आपको आइडिया लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ये देखो, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती थी। तो व्यापार भी चलता था साथ साथ और सांस्कृतिक प्रक्रिया, देखो मैंने वही बताया कि ट्रेड भी होता था और ट्रेड के साथ साथ ये दोनों चीजें यहाँ पे चलती थी, आदान प्रदान होती थी, दोनों प्रक्रियाओं का संबंध चलती थी। जिसमें शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी, देखो आ गई वही बात जो मैं अभी बोल रहा था कि शुरुआती काल में जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने निश्चय किया कि इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। ऐसा सोचा कि इसी मार्ग से जो ईसाई मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी थे, वो उसी रास्ते का यूज करते थे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक लोग थे, जो मुस्लिम अपने अपने धर्म के उपदेश देने वाले लोग थे, इसी रास्ते से दुनिया में फैले होंगे। इसी में बहुत से पहले पूर्वी भारत के उपजा जो बौद्ध धर्म था, जो बौद्ध रिलीजन था, इसी वाले उसने सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका होगा। क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि सिल्क रूट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो चाइना से जुड़ता है, चाइना में भी बौद्ध धर्म है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और आप और भी मतलब देखोगे जैसे जापान है, और भी कंट्री में जैसे आपके साउथ ईस्ट कंट्री भी है, कुछ बहुत सारे कंट्रियों में कौन सा रिलीजन मिल जाएगा आपको, बौद्ध धर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि किस प्रकार से चीजें फैली और किस प्रकार से कॉन्सेप्ट बढ़ते चले गए, यहीं पे ये कॉन्सेप्ट आता है। इसी प्रकार हम यहाँ कहते हैं कि ये व्यापार के साथ साथ, तो इसने व्यापार तो किया, व्यापारिक चीजों तो किया, जिसमें व्यापार के साथ साथ इसने क्या किया, जैसे धार्मिक चीजें भी थी, जो धर्म प्रचारक भी चीजें हुई। जैसे इसमें वही बात आती है, अब व्यापार में तो हो जाएंगी व्यापारिक चीजें, क्या आएंगी, व्यापारिक चीजें, और धार्मिक चीजों में क्या आता है, धार्मिक में आ जाएगा सांस्कृतिक। इसलिए इस रूट का जो इम्पोर्टेंस है तो वो व्यापारिक और सांस्कृतिक दोनों तरीके से है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, व्यापारिक और सांस्कृतिक। अब हम बात करते हैं भोजन की यात्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, और इसको अच्छे से समझो कि आपको सर भोजन की यात्रा क्या, भोजन के भी पैर लगे हुए थे और वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहा था। मतलब क्या, फूड का जो ट्रैवल पढ़ रहे हैं कि फूड ने ट्रैवल कैसे किया, तो आप यहाँ ये भी जान करके थोड़ा सा ही लगे क्या फूड भी ट्रैवल कर रहा था, फूड को क्या जरूरत पड़ गई ट्रैवल करने। यहाँ मैं बता दूं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फूड ट्रैवल नहीं कर रहा था, जो हम लोग थे, जब दुनिया में लोगों ने यात्रा एक देश से दूसरे देश की करना स्टार्ट की, तो उनके साथ बहुत सारी चीजें वो अपने साथ लेकर के गए। अब रास्ते में जब उनको भूख लगती थी, या तो उनका काम मतलब वो खाने के लिए यूज करते थे, या जिस जगह वो 1 साल 2 साल मतलब 5-6 महीने 2-4-10 महीने रुके, उस जगह वो अपने साथ बहुत सारे बीज ऐसी चीजें ले जाते थे, उस जगह बीज जो उनके साथ होते थे सीड्स, तो उस जगह वो बोने का काम करते थे, मतलब वो दे देते, और जिसकी वजह से उस जगह उस फसल का इंट्रोडक्शन हो जाता। जैसे कि मान लो नूडल्स है, स्पैगेटी है, और भी चीजें आलू वगैरह, ये सारी चीजों ने क्या किया, उस जगह जाकर के इंट्रोड्यूस किया, मतलब उस जगह जाकर के जिस जगह से निकलते थे तो वहां जाके इंट्रोड्यूस की गई। तो कैसे कैसे किया, क्या क्या था, वो हम सब समझेंगे। देखो यहाँ पे अब हम करते हैं फूड ने कैसे ट्रेवल किया, तो भोजन की यात्रा, यात्रा कैसे की, जिसमें कि स्पैगेटी और क्या थे, आलू थे, पोटैटो थे और स्पैगेटी थी। ये क्या थे, हम इसके बारे में समझेंगे। हमारे खाद्य पदार्थों को दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक जैसे हमारे हुए, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे या आने जाने वहां नई फसलें के बीज वो आते थे, तो क्या होता था, जब देखो वही बोला कि व्यापारी और जो मुसाफिर होते थे, जब किसी एक देश से दूसरे देश जाते थे, तो वो क्या करते थे, वहां नई फसलों के बीज वो आते थे। और संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट जो तैयार होने वाली जो खाना थे, जैसे रेडी बोलते हैं, कहते हैं ना, झटपट तैयार होने वाली कौन सी खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हैं। आइए हम ऐसे स्रोतों की बात करते हैं जिसमें कि स्पैगेटी है स्पेशल, जिसमें नूडल्स, और नूडल्स का ही उदाहरण ले लेते हैं। नूडल्स जो रहता है वो कहते हैं ना कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए 10-5 मिनट में, अभी भूख लगना है जल्दी से कंप्लीट हो। अब ये सुनकर के हमें थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि आज हम कब से नूडल्स को जानते हैं, जैसे 15-20 साल 25-30 साल से जानते होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ ये नूडल्स की पहचान आज से कम कि कब की बात चली, आप खुद देख लीजिए यहाँ पे। मतलब जब 7वीं सेंचुरी और 13वीं सेंचुरी, आज से कम 700-800 साल पहले भी नूडल्स था, स्पैगेटी थे, चीजें थी, नूडल्स थे, और आपके पास्ता वगैरह थे। तो हमको सुनकर के थोड़ा सा एक वो होता ना, एक अचंबा टाइप का लगेगा कि यार ये ऐसा भी था, एक एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि सच में ऐसा था। तो ये देखो कि किस प्रकार से यहाँ चीजें थी उस समय। नूडल्स और स्पैगेटी जो चीजें थी, इनके उदाहरण लेते हैं। अब देखो क्या होता है, नूडल्स जो थे चीन से पश्चिम में पहुंचे, तो चाइना से कहाँ आए, पश्चिम में आए। कैसे पश्चिम में आए, जैसे अगर मैं बात करूंगा एक एक चीजें कि पश्चिम में आए, तो नूडल्स जो से पश्चिम में आए, उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ और नूडल से स्पैगेटी बना। क्या संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा। अब आप देखो कि जो पास्ता है
जो अरब यात्री ने जब यात्रा की तो 15 सेंचुरी में, मतलब सॉरी 5 सेंचुरी में, जो सिसिली आइलैंड है, सिसिली कहाँ का आइलैंड है, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये कहाँ का आइलैंड है, इटली। किसका आइलैंड है, इटली का। इटली का एक आइलैंड है का नाम है सिसिली। तो कैसे ये 5th सेंचुरी में, 5 सेंचुरी में कैसे अरब यात्रियों के द्वारा जो चाइना में जो चीज बनी थी वो कैसे अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंच गए। और नूडल्स का ही उदाहरण ले, नूडल्स कैसे चाइना से पश्चिम में पहुंचे और उन्हें स्पेगेटी का जन्म हुआ, और उनसे ही स्पेगेटी का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं, ये लिखा भी है, देखो इसमें आगे लिखा भी है, इटली का ये क्या है, टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। जो चीजें हुई इसी प्रकार की जो खाने की चीजें जापान और भारत में भी पाई जाती हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी ना कभी ये तो जान ना सके कि उनका जन्म कैसे हुआ, ये तो सच में नहीं पता कर सकते कि सच में इनका ओरिजिन पॉइंट क्या था, तो ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, फिर एक आइडिया तो लग ही सकता है कि सच में क्या चीजें थी या क्या रही होंगी, तो ये तो हम यहाँ एक आइडिया ले ही सकते हैं, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह ना जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा, फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन जरूर चल रहा होगा। लेकिन हम ये तो न कर सके पता कि सच में हुआ क्या होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं जो आधुनिक काल है, आधुनिक टाइम में पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन का कैसे चल रहा होगा। तो जो आधुनिक पीरियड है, जो आधुनिक काल है, ये सब चीजें हम पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन, जो सांस्कृतिक लेन देन है, जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं वो तो हम पता कर ही सकते हैं। तो ये चीजों की हम जानकारी ले सकते हैं और पता कर सकते हैं। यहाँ पे एक इमेज बनाई गई है वेनिस और पूर्वी विश्व की। जो वेनिस जो कंट्री है और पूर्वी जो विश्व की एक इमेज यहाँ बनी है। विश्व के आए व्यापारी चीजों की अदला बदली, जो वहाँ पे ट्रेडर आए हैं, जो व्यापारी आए हैं, कहाँ से, वेनिस एवं पूर्वी विश्व से लिए, जिसमें मार्को पोलो बुक ऑफ मार्वल्स 15वीं सदी की फोटो बनी हुई है। किस प्रकार से देखो, ये इसके बदले ये सामान दे रहा है और ये इसके बदले सामान दे रहा है, तो किस प्रकार से माल की आवाजाही बदली की जा रही है। अब करते हैं आगे की बात, हम करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं कुछ चीजों के, वो देखो, आलू है, सोया है, मूंगफली है, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और बहुत सारी दूसरे खाद्य पदार्थ को लगभग 500 साल पहले, कितने, 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। अगर मैं कहूं कि ये आज से 1500 से पहले हम इनको नहीं जानते थे, आज से 500 साल पहले हमारे जो पूर्वज हुए हैं वो हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। कह सकते हैं जैसे 1500 से पहले जो हमें, जैसे आलू पता नहीं था हमें, ना सोयाबीन के बारे में पता था, ना मूंगफली के बारे में पता था, ये चीज़ें हम नहीं जानते थे। जो आज इतनी ज़्यादा मात्रा में आलू हमारे इंडिया में होता है, सोयाबीन है, मूंगफली है और मक्का है, टमाटर है, मिर्च है, ये चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं थी, तो हमें सुनकर के कैसा लगेगा कि सच में सर ऐसा था या नहीं था। तो 500 साल पहले इन चीज़ों की हमें जानकारी नहीं थी, ये हम नहीं बता सकते कि 500 साल पहले ये सारे पूर्वजों के पास ये थे या नहीं थे। खाद्य पदार्थों के यूरोप और एशिया में तब पहुंचे। ये चीज़ें आई कहाँ से, जो फूड, जो चीज़ें हैं, जो खाने वाली चीज़ें यूरोप से कैसे एशिया आई, यूरोप से कैसे एशिया आई, तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, मैं यहाँ बता दूं, 1492 में किसको खोजा था, अमेरिका को। तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक आपका स्पेनिश यात्री था और इसने 1492 में अमेरिका की क्या की थी, खोज की थी। और अमेरिका को खोज कर ये समझा, एक्चुअली चीजें क्या थी, जैसे यहाँ समझो, ये मैप है और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब यहाँ पे इंडिया, ये जाना चाहता था एक्चुअल स्थिति में, इंडिया को खोजना चाहता था, इंडिया को जाना चाहता था, लेकिन चला गया ईस्ट ना आकर के, इस तरफ ना आकर के चला गया वेस्ट की तरफ। और जब वेस्ट की तरफ गया तो इसने क्या मिल गया इसको, अमेरिका इसको मिल गया। और जब अमेरिका इसको मिल गया तो ये समझा कि मैंने इंडिया को पा लिया है। और जो सारी चीज़ें यहाँ पे मिली, आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, जो भी वहाँ ट्राइबल आए, जो भी वहाँ से मतलब कि यूरोप से लोग आए, वो सब यात्राएं कहाँ की, उनने आके मतलब कि यूरोप वाले कंट्री की, मतलब अमेरिका वाले कंट्री की यात्राएं की। और क्योंकि इससे पहले मैं बता दूं कि यूरोप की जो कंडीशन थी, आपको ये जानकर के थोड़ा सा शॉक्ड होने वाला है कि यूरोप, आप ये जानते भी, यूरोप इतनी बेकार कंडीशन थी कि यहाँ पे गरीबी, भुखमरी, बीमारी और यहाँ पे धार्मिक कन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजों से भरा पड़ा था। कौन, यूरोप। अब ये चाहते थे यहाँ के लोग अपने बेहतर जीवन, वही सारे ऊपर पड़ चुके हैं कि लोग यात्राएं क्यों कर रहे थे, तो यूरोप के ही लोगों ने सबसे ज्यादा यात्राएं क्यों की, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी कंडीशन थी फ्रेंड्स, बहुत ही खराब थी, ना अच्छा खान पान था। आपने सुना भी होगा कि एक रोटी के टुकड़े के लिए, किसके लिए, एक रोटी के टुकड़े के लिए क्या हो गई, फ्रांस क्रांति हो गई, क्या हो गई, फ्रांस
क्रांति। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो किस लिए हुई थी? एक रोटी, क्योंकि लोगों को वहां खाने के लिए रोटी तक नहीं थी और लोगों को एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से लोगों ने क्या किया कि एक नए आइलैंड, नई जगह की तलाश में, नए रिसोर्स की तलाश में, नई चीजों की तलाश में एक देश से दूसरे देश की क्या की, यात्राएं की। और तब तक क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब इसकी खोज कर ली नए आइलैंड की, मतलब कि अमेरिका की, अमेरिका को पाने के बाद उसने, जिसमें आलू, सोयाबीन है, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च और शकरकंद, ऐसे और भी सारे जो खाद्य पदार्थ थे, तो इन सब चीज़ों को खोजने के बाद तो यूरोप के जो लोग थे, ये सब चीज़ें पाने के जब उनको पता चला यहाँ बेहतर खाना है, खान पान है, चीज़ें, वो नई जगह आकर के अपने सारी नए तरीके से चीज़ें एस्टेबल करना चाहते थे, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे, और ऐसे यूरोप से लोग कहाँ, अमेरिका की तरफ आए। तो इनको मैं बहुत डिटेल से आगे बात भी कर लूंगा, इस चीज़ों की बात भी करूंगा आपके साथ कि कैसी कैसी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बात करें, इसमें लिखा है, देखो, गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गए। क्या होगा? क्रिस्टोफर कोलंबस की बात कर रहे हैं ना, गलती से, तो क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उस अज्ञात बात में पहुंच गया। बस वही बात है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस को, यहाँ मैं बात करूं मेरे फ्रेंड्स, तो उनको ज्योग्राफी का उसे नॉलेज तो था नहीं वहाँ पे, ठीक है, नॉलेज था नहीं था, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट ये था उस समय पे कोई भी ऐसे कैंपस का सिस्टम नहीं था कि जिससे वो मतलब कि डायरेक्शन का पता कर सके, या उसके पास ऐसे कोई जीपीएस सिस्टम तो था नहीं कि आज पता कर ले कि किस डायरेक्शन में उसको जाना है। ऐसा कोई सिस्टम तो था नहीं कि गूगल मैप हो कि वो अमेरिका जाना है तो अमेरिका का रास्ता उसे मालूम हो जाए। सब वो खुद डिस्कवर कर रहा था और जाना चाहता था कहीं और चला गया, तो गलती से उसे अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था वो। यही हुआ कि वही सब लिखा है कि गलती से वो हाँ अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया, बाद में अमेरिका के नाम से उसे जाना गया, यही हुआ। और उस महाद्वीप को, जिस वो जगह पहुंचा था, उसको किसके नाम से जाना? अमेरिका नाम से। अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी है। अब यहाँ अमेरिका का मतलब ये नहीं था कि केवल नॉर्थ अमेरिका की बात करें, इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो कैरिबियन आइलैंड है उन सबकी यहाँ पे बात की गई। दरअसल हमारे पास बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका से मूल निवासी अमेरिकन इंडियन से पास आए हैं। तो कहाँ से आए? बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ है वो कहाँ से आए हैं? अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिका इंडियनों से हमारे पास आए। क्यों अमेरिका इंडियन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पहुंचा, यहाँ पे लोगों को देखा कि वहाँ पे जो लोग रहते तो उनका कलर हल्का सा लाल है। हल्का कलर कैसा है? रेड है। उनका हल्का कलर रेड है। तो उसने देखा और इनको क्या कहा, वो ये समझ रहा था कि मैंने इंडिया को पा लिया है, इंडिया को खोज लिया है। इसलिए उसने कहा ये कौन लोग हैं? ये जो यहाँ पे जो ट्राइब्स मिलेगी उनको कहा रेड इंडियन है। कौन है ये? रेड इंडियन। तो इनको रेड इंडियन का नाम दे दिया। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यही हुआ, जब नई फसलें आई तो उससे बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ। इंप्रूवमेंट क्या हुआ? जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो जमीन आसमान का फर्क किस प्रकार से आया समझो। साधारण से आलू, जो एक आलू हम इतना सिंपल ले रहे थे कि सिंपल आलू के आने से इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की, जब आलू आ गया और आलू की खेती स्टार्ट हो गई यूरोप में, तो गरीबों की जो जिंदगी थी अमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया था, उनका जो खाने का भोजन था। अब आप समझ सकते हो कि यूरोप कितना गरीब होगा कि एक आलू के पहुंचने से यूरोपियंस की कंडीशन इंप्रूवमेंट होने लगी। अब वही बात है, इनको एक वक्त का खाना तो मिलने का बात है, 2 वक्त का छोड़ो, एक वक्त का तो खाना इनको मिल नहीं रहा था। कंडीशन इतनी खराब थी कि इनकी लाइफ बहुत बेकार होती जा रही थी, आपस में कन्फ्लिक्ट होते जा रहे थे, धार्मिक डिस्प्यूट होते जा रहे थे। ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है और उनका औसत उम्र बढ़ने लगी। वही बात है कि इनकी एज जो मतलब 30 से 35 साल होती थी, आलू आने से इनकी एज 40 से 50 साल पहुंचने लगी। और जिसमें आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट वगैरह, ये सारी चीजें रहती है, वाटर की भी क्वांटिटी ज्यादा रहती है। ये चीजें उसमें देख लेना। तो आयरलैंड के एक इसमें एग्जांपल दिया कि आयरलैंड का एक गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो गया। एक एग्जांपल दे रहा है कि जो आयरलैंड नाम का देश है, जो आयरलैंड, वो इस प्रकार से इस पर डिपेंड हो गया कि 80-40 में क्या हुआ, 80-40 के दशक में बीमारी के कारण आलू की फसल क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। यहाँ पे फसल क्या, क्रॉप हो, मतलब जो क्रॉप है वो फेल हो गई थी, जिसके वजह से 84 में देखा ना कि बीमारी के कारण आलू की फसल क्या हो गई, खराब हो गई। तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आलू की इंपोर्टेंस कितनी बढ़ गई कि जो आलू थे, मात्र आलू की वजह से कि यहाँ पे लाखों लोगों की क्या हो गई, लाखों लोग की क्या हो गई, मौत हो गई। मतलब कि लाखों लोग मारे गए। तो लाखों लोगों की यहाँ पे मौत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मात्र एक आलू के, पोटैटो के वजह से। ठीक है, आलू की वजह से। समझ रहे हो बात कि इतनी इंपोर्टेंस आलू की थी। अब देखेंगे इसमें, देखो एक चित्र बताया गया, इस चित्र से एक आइडिया आप लगा सकते हो। जो
आपको इसमें इमेज बताइए, ये देखो यहाँ पे, देखो एक जो लड़की है, ये आलू किस प्रकार से, देखो ये टोकरी रखी हुई है, ये लड़की किस प्रकार से खोद रही है, ये लड़की है यहाँ पे ये खोद रही है और ये टोकरी में कुछ आलू रखे हुए हैं। ये फसल खराब होने के बाद की कंडीशन है, खेतों से आलू ढूंढती हुई कि किस प्रकार से आलू को वो सर्च कर रही है। लिखा है आयरलैंड में आलू के अकाल के समय इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज एक पेपर में छपी थी इमेज, और 1849 की बात चल रही है। तो 1849 में है कि फसल कट जाने के बाद बचे कुछ आलूओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे, तो ये बच्चे हैं कुछ खेत की मिट्टी खोद रहे हैं, जिसमें 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के समथिंग लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी के कारण मारे गए थे। इस दौरान दुगने लोग काम की तलाश में घर बाहर छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए, और यही वो पीरियड था कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या हुए, शिफ्ट होने लगे और देशों की यात्राएं करने लगे। तो आप इससे इम्पोर्टेंट तो समझ गए होंगे कि सच में इसकी इंपोर्टेंस कितनी थी और कितनी वैल्यू थी इस, मतलब कि एक आलू की। आलू को इतने हल्के मत लेना, क्योंकि आलू जो है ना, आप लोग समझते हो ना, आलू को इतने हल्के में ले लेते हो। इंपोर्टेंस यही है कि आलू ही तो है, क्या दिक्कत है। आलू को मतलब कि आपका वेजिटेबल का किंग कहा जाता है, ठीक है ना। आलू को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा कहा जाता है। आप देखो ना, आलू ही तो है कि किसी के साथ आराम से मिक्स हो जाता है। उसके पराठे बना लो, सब्जी बना लो, उसकी चटनी बना लो, जो भी बनाना है, भरता बना लो, जो भी तुम्हें बनाना है, ठीक है। जिसके साथ मिक्स करना है उसके साथ मिक्स कर दो। ऐसी कोई भी सब्जी नहीं, मुझे नहीं लगता जिसके साथ आलू फिट ना हो जाए। तो वही है, और आलू यहाँ देखो कि एक आलू की वजह से इतने बड़े 10 लाख लोग मारे गए हैं। यहाँ पे डाटा है जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो यहाँ लिखी है कि आलू का अकाल पड़ने की वजह से कितने लोग हैं, 59, और यहाँ पे लिखी है कि 10 लाख लोग भुखमरी के कारण यहाँ पे मारे गए। फिर लोग इसी की वजह से यात्राएं करने लगे। तो आलू को आप लोग इतने हल्के में ले रहे होंगे कि हाँ, आलू सच में इतना हल्का है, ठीक है। अब आगे आते हैं 1.3 देखते हैं, विजय, बीमारी और व्यापार। किस प्रकार से विजय हुई और कैसे बीमारी गई और फिर कैसे ट्रेड हुआ, इनके बारे में देखते हैं। बात है 16वीं सदी की, मतलब 16th सेंचुरी की, जब यूरोप जहाज में, जब यूरोप से जो जहाज थे, जो शिप थे, एशिया के समुद्री रास्ता ढूंढ लिया। जब वही बात है ना कि यहाँ पे अभी हमने बात की, कैसे क्या बात की कि 1492 में किसने, कोलंबस ने किसको ढूंढ लिया, अमेरिका को खोज कर लिया, ठीक है। यही नहीं, और कई आइलैंडों को। और 1498 में किसने, वास्को डिगामा ने किसको खोज लिया था, भारत को। जब इन लोगों ने इन कंट्रियों के, इन आइलैंडों को, इन देशों को खोज लिया, तो लोग अब एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करने लगे। तो यूरोपीय जहाजियों ने एशिया का समुद्री रास्ता जब ढूंढ लिया, तो पश्चिमी सागर, जो वेस्टर्न सागर को पार करती हुई अमेरिका तक जहाज पहुंचे, तो पूर्व आधुनिक विश्व छोटा सा दिखाई देने लगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, जब उन्हें एक जगह से ये सारी चीजें की, जब लोगों ने जहाजों से पूरी दुनिया को देखा, देखने के बाद तो पश्चिम सागर था, उसको पार करते हुए जब वो अमेरिका पहुंचे, पूर्वी आधुनिक विश्व छोटा, उनको पूरी दुनिया कैसी लगने लगी, छोटी लगने लगी। पूरी दुनिया कैसी लगने लगी, उनको छोटी लगने लगी, ठीक है। तो दुनिया छोटी लगने लगी। इससे पहले कई सदियों हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। यही हुआ कि जो इनका जो ट्रेड था, व्यापार था, और जो सामान थे, गुड्स थे, लोग थे, ज्ञान था, परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। भारत उपमहाद्वीप इन प्रभावों के रास्ते में अहम बिंदु था, और जिसमें इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था कौन, इंडिया, जो भारतीय था, भारतीय उपमहाद्वीप इसमें प्रभाव के रास्ते में एक अहम बिंदु की तरह काम कर रहा था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपीय दाखिले से आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रभावों की दिशा यूरोप की तरफ मुड़ने लगी, और ये हुआ कि जो ट्रेड की जो कंडीशन थी वो पूरी किस तरफ मुड़ गई, वो सारी की सारी जो दिशाएं थी वो यूरोप की तरफ मुड़ने लगी। अपनी खोज से पहले, लाखों साल पहले, अमेरिका को दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। यही बात है कि 1492 से पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था। ये अनजान द्वीप की तरह था, जैसे मिस्ट्री होती है ना, एक रहस्य की तरह। तो किसी को पता ही नहीं था कि अमेरिका भी नाम की कोई चीज है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ऐसे शिप वगैरह, जहाज या कोई भी ऐसी यात्रा करने नहीं गया था, या किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं था अमेरिका से। जब 1492 के बाद अभी पूरे, जैसे इसकी खोज हुई अमेरिका की, तो लाखों साल पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था। लेकिन 16वीं सदी में, जब 16th सेंचुरी में उसकी विशाल भूमि, बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ दिशा में जीवन में रंग रूप बदलने लगे। यही है कि 16th सेंचुरी में जब विशाल जो उसकी जमीन पड़ी थी, बेहिसाब जो फसलें थी, वहाँ जो खनिज थे, पदार्थ, हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे।
तो देखो कि किस प्रकार से यूरोप वालों की जिंदगी बदल दी, क्योंकि उन्हें खाने के लिए क्या चाहिए था, बहुत सारी मतलब फूड चाहिए था, तो फूड इनको आगे मिल गया। एक यहाँ पे इंडस्ट्री और खेती करने के लिए, बड़ा सा एग्रीकल्चर करने के लिए जमीनें भी इन्हें मिल गई, और यहाँ खनिज भी मिल गए। ये सारी चीजें इनको कहाँ से मिली, अमेरिका से। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आज के पेरू, दो कंट्री है, एक कौन है, पेरू जो साउथ अमेरिका में आता है, पेरू और मेक्सिको। पेरू और मेक्सिको में मौजूदा खदानों में कीमती धातुएं, इसमें क्या मिली, कीमती धातु क्या मिली, सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी। तो इसमें खास तौर से क्या मिली, चांदी। तो दो खदाने याद रखना कि जैसे कि आपका पेरू है जो साउथ अमेरिका में आता है, और नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको आता है। तो इन दो कंट्रियों में इनको जो बेस कीमती जो चीजें थी वो क्या मिल गई, चांदी। चांदी से यूरोप की संपदा को बढ़ाया गया, जो यूरोप की संपदा थी उसको बढ़ाया गया, और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले, जो पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की गई। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका की धन संपदा, क्या धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हें किंवदंतियों के बदौलत वहां के लोग एल डोराडो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या बोला, एल डोराडो, ऐसी इनकी किंवदंती थी, सोने का शहर। एल डोराडो का मतलब क्या है, सोने का शहर मानने लगे, और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। एल डोराडो का मतलब था एक ऐसा शहर जो सपनों का शहर होगा, और जिसमें जो वो चीजें चाहते थे, बेहतर लाइफ, बेहतर जिंदगी, वही बेटर लाइफ है, बेटर बेटर जिंदगी के लिए बेटर वहाँ पे फूड वगैरह, या फिर वहाँ पे वो ऐसी चीजें चाहते थे जहाँ जाकर के वहाँ बहुत सारा जो बेशकीमती खजाना था, जिसे ट्रेजर कहते हैं, वो रखा हुआ है। तो एक ऐसा शहर चाहते थे जिसे वो एल डोराडो कहते थे, और इसको उनने नाम दिया एल डोराडो का। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो, जो सोने का शहर मतलब कि गोल्डन सिटी के नाम से मानने लगे, और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए, और एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने क्या की, यात्राएं की, ऐसे बढ़ते चले गए। तो 16वीं सेंचुरी की बात करें, 16वीं सेंचुरी तक आते आते पुर्तगाल और स्पेनिश की सेनाओं की विजय इंपोर्टेंट है, यहाँ से याद रखना। यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्लैप होगा, यहाँ पे पॉइंट बनेगा एक क्वेश्चन, और यहाँ पे भी क्वेश्चन बनेंगे, तो वो सारी हम बातें करेंगे। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश, जो अमेरिका है उसको क्या उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल, जो यूरोप की सेना थी, केवल अपनी सेना ताकत के दम पर नहीं जीती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों, परंपरागत किस्म के सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। इंपोर्टेंट वो क्या कह रहा, यहाँ पे कोई ऐसा वेपन्स नहीं था, कोई स्पेनिश ऐसा वेपन्स नहीं था जो सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार हो, तो कोई था ही नहीं था। यह हथियार था चेचक, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिन्हें स्मॉल पॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं। चेचक जैसे कीटाणु थे। स्पेनिश सैनिकों ने अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे, और लाखों, देखो यहाँ पे समझ रहे हो कि यहाँ पे जब स्पेनिश और पुर्तगीज लोग यहाँ पहुंचे, स्पेनिश और पुर्तगाल के लोग, उनकी सेनाएं थी, अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, अमेरिका को कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे अपना कब्जा, अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे ट्रेड, व्यापार, हर चीज पे अपना कंट्रोल कर दिया। अब इनके साथ जो सेनाएं थी, वो सेनाएं तो बिना हथियारों के जीत गई, क्योंकि उसमें इंपोर्टेंट रोल प्ले किया किसने, चेचक ने। चेचक मतलब कि आप कह सकते हो स्मॉल पॉक्स, कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे, क्योंकि जो स्पेनिश लोग थे, जो ऑफिसर थे, जो आर्मी थी, जो अफसर थे, उनके साथ पहुंचे, और लाखों साल दुनिया से अलग थलग रहने के कारण, क्योंकि अमेरिका अभी तक किसी के कांटेक्ट में नहीं आया था, ये सब चीजों को वो नहीं जानता था, कारण अमेरिका के लोगों का जो शरीर था, अमेरिका के लोगों की जो बॉडी थी, यूरोप में आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं था जितना कि इन यूरोपियन वालों का था। इससे पहले इन लोगों ने इस प्रकार के कोई, आप कह सकते इस प्रकार के कोई कीटाणु, जैसे इस प्रकार का कोई वायरस, या मान लो जो भी बैक्टीरिया थे, जैसे बैक्टीरिया या कीटाणु, इससे पहले क्योंकि उनका कांटेक्ट किसी से था नहीं, तो इस प्रकार की कोई चीजें नहीं देखी थी उनने कि ऐसा भी कुछ होगा। जब इनके सामने इन सब चीजों को पूछा, अब जो सैनिक थे, इनको सबको इन सब की हैबिट थी, इनकी बॉडी जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो स्ट्रांग था, इससे कई बार फाइट कर चुके थे, इस सारी चीजें हो चुकी थी। अमेरिका के जो लोग थे, इन सबसे पहले इन्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी थी, और जब ये सारी चीजें पूछी, तो यूरोप में आने वाली इन बीमारियों को बचने की रोग प्रतिरोधक उनमें जो कैपेसिटी थी, इम्यूनिटी सिस्टम था, वो इतना अच्छा नहीं था, जिससे नहीं लड़ सके। लाखों की संख्या में लाखों लोग मारे गए, बिना वेपन्स, बिना हथियारों के, बिना युद्ध के। यही हुआ, यहाँ पे लिखा भी है जैविक युद्ध। तो जैविक युद्ध मतलब बायोलॉजिकल वॉर क्या था, तो देखो यहाँ क्या, न्यू इंग्लैंड स्थित
मैसेच्यूसेट्स। वे कॉलोनी के पहले गवर्नर और जॉन विंथॉर्प ने मई 1634 में लिखा था। क्या लिखा था? चेचक के बारे में लिखा है इन्होंने। क्या लिखा था? चेचक। चेचक जो थी उपनिवेशकारों के लिए एक ईश्वर का वरदान है। क्या है ईश्वर का? एक वरदान की तरह है। जो देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी, जो जनता थी एक छोटी सी बीमारी से, छोटी चेचक से पूरी खत्म हो चुकी है। इस तरह जो परमेश्वर है, मतलब कि ईश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना हक दे दिया। ये सारी हमारी मिल्कियत है, इस पे हमारा हक है। मतलब ये समझ रहे थे कि जो चीजें हमें हो रही हैं ईश्वर चाहता है। ईश्वर चाहता है हम सबसे सुप्रीम है, हम सबसे ह्यूमन में जो सबसे बेस्ट है, और हमें पूरा कंट्रोल करने के लिए ईश्वर ने कहा है। और इस पे पूरा कंट्रोलिंग किसका होगा? हमारा होगा। तो अमेरिका वालों का जो यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट था, ये चीजें थी, इनकी इतनी अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम नहीं था, जिस वजह से इनकी बॉडी जो थी ये चीजें यहाँ पे एक नहीं कर पाई, मतलब उसको झेल नहीं पाई या उसके साथ फाइट नहीं कर पाई। देखो हुआ क्या, आगे चलते हैं, आगे कुछ बात करते हैं हम लोग। देखो फलस्वरूप इन नए स्थानों पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। वही हुआ कि चेचक ने इस प्रकार से रोल प्ले किया, और एक बार संक्रमण शुरू हुआ, जो संक्रमण का कॉन्सेप्ट था, एक बार शुरू हुआ होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जो बीमारी थी ये पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे, वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। क्योंकि जब लोगों से एक दूसरे का कांटेक्ट हुआ, जो अपने अमेरिका से लोग एक जगह से दूसरी गए तो उनके साथ जब उन लोगों का कांटेक्ट हुआ तो ये बीमारी फैलती चली। क्योंकि ये वायरस होता है तो ये तो फैलेगा ही फैलेगा। कांटेक्ट जैसे लोगों के साथ होगा, वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इससे पूरे पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों को जीत का रास्ता आसान हो गया। जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए थे ये बहुत ही ज्यादा कैसा हो गया? आसान हो गया। बंदूकों को तो खरीद कर छीन कर हमला वालों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारी के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमला वालों के पास उसके बचाव के तरीका भी था और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की विकसित हो चुकी थी। इंपॉर्टेंट बात यही है, क्या था कि बंदूकों से अगर लड़ाई होती तो उनको छीन कर हमला वालों के खिलाफ, क्योंकि दोनों तरफ नुकसान होता, कुछ लोग अगर इनके मरते तो उनके भी मरते, लेकिन ऐसा किया नहीं जा सकता था। जो चीजें हो रही थी ऐसा नहीं हो सकता था। पर चेचक जैसी बीमारी के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमला वालों जो हमलावर थे उनके पास तो बचाव के तरीके थे, उनके पास वैक्सीन वगैरह थे, इंजेक्शन थे, सारी चीजें थी, लेकिन उनके शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो भी विकसित हो चुका था। लेकिन अमेरिका के लोगों में ये सब चीजें तो थी नहीं, तो वो कैसे इन सब चीजों का मुकाबला करते। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। ये देखो वही लिखा अभी मैं बता था कि 19वीं सेंचुरी में आते आते यूरोप की कंडीशन बहुत भुखमरी थी, गरीबी थी, यूरोप बहुत गरीब था और भूख का ही एक ऐसा साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, और बीमारियों से भरा पड़ा था यूरोप, बोलबाला था, धार्मिक टकराव हो रहे थे, रिलीजन कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, ये नॉर्मल था। धार्मिक असंतुष्ट की चीजें कड़ा दंड दिया जाता था। अगर कोई ऐसा सवाल करता धर्म के ऊपर तो उनको क्या दिया जाता था? कड़ा दंड दिया जाए, यहाँ तक कि फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ऐसी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। धार्मिक आम था, और इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। क्या हुआ? कारण क्या मिला? तो यहाँ पे आप रीजन बता सकते हो कि अमेरिका क्यों जा रहे थे लोग, कि इस कारण से, ये जो रीजन थे, इस वजह से लोग यूरोप से भाग करके अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर, और 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि अफ्रीका से लोगों को पकड़कर ला करके गुलामों को करने में काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीन का उत्पादन किया जाने लगा। अब देखो यहाँ पे वही बात हो गई कि यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे क्या है? अमेरिका है, क्या है? अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यूरोप, यहाँ पे क्या है? अफ्रीका। तो ये तीन कॉन्टिनेंट की मैं आपके साथ बात करूंगा, और इन्हीं को किस प्रकार से सिल्क रूट आपस में जोड़ रहा था। अभी तक जो अमेरिका के बारे में लोग नहीं जानते थे, चीजें नहीं समझते थे। जब इनने यूरोप वालों ने, जब स्पेनिश ने इसको अमेरिका को खोज लिया, अमेरिका की खोज कर ली, तो हुआ क्या? जब अमेरिका को खोजने के बाद तो जो भी ये चीजें थी, लोग कहाँ से? यूरोप से मतलब कि किसकी तरफ जाने लगे? अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका की तरफ ये लोग क्या करने लगे? यात्राएं करने लगे अमेरिका की तरफ। किस लिए? ये सब चीजें बात की थी, बीमारियां, धार्मिक टकराव थे, और बेहतर खान पान के लिए, ये सब चीजों के लिए जाने लगे। अब क्या हुआ? जैसे अमेरिका में पहुंचे तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या स्टार्ट किया? जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती का सिस्टम स्टार्ट किया, खेती स्टार्ट किया, अपना व्यापार स्टार्ट किया, अमेरिका टू
यूरोप ट्रेड स्टार्ट किया। यहाँ पे ये लोग अपने क्या इनने बागान लगाए, जिसमें चाय का बागान, चाय और कॉफी, कुछ फैक्ट्रियां भी लगाई। यूरोप में कुछ फैक्ट्रियां लगने लगी थी, जैसे कि उसमें कुछ फैक्ट्रियां थी जैसे कि चीनी चीनी फैक्ट्री हो गई, चीन की, मतलब शक्कर की और कपास की। तो ये चीजें दूसरी दुनिया से, दूसरे देशों से कपास लाते थे, तो यहाँ पे फैक्ट्रियां स्टेब्लिश होने लगी। कहाँ पे? यूरोप में। जब ये चीजें होने लगी, अब इनको इन सारे काम के लिए किसकी जरूरत पड़ रही थी? गुलामों की। अब इनको गुलाम मिलते कहाँ से? तो इन गुलामों के लिए इसने अफ्रीका का यूज किया। किसका यूज किया? अफ्रीका का। तो यहाँ से लोग क्या करते थे, जो यूरोपियंस लोग थे वो अफ्रीका आते थे, और अफ्रीका से क्या करते थे? गुलामों का व्यापार। किसका व्यापार करते थे? गुलामों का व्यापार। तो गुलामों का व्यापार करते थे। यहाँ से लोग जो थे, जो निग्रो, अभी आगे सब नाम लें, निग्रो ट्राइब्स के लोग थे। और क्योंकि अफ्रीका के लोग हट्टे कट्टे ज़्यादा रहते हैं, पर्सनालिटी ज़्यादा रहता है, हाइट पर्सनालिटी अच्छा रहता है, इन लोग सीधे लोग थे, ट्राइब्स लोग थे, इनको पास ऐसा कोई रीजन तो था नहीं। तो इन लोगों ने पकड़ा, और अब यूरोप के लोग यहाँ आए और इन लोगों को ऐसे पकड़ करके कहाँ ले गए? सीधे किस जगह ले गए? यूरोप से अफ्रीका, यूरोप से पहुंचे कहाँ? अफ्रीका। और अफ्रीका में इन लोगों को पकड़ करके इन गुलाम बनाए, इनको गुलाम बना करके यहाँ से भेजा कहाँ पे? इन फैक्ट्रियों में। कहाँ भेजा? इन फैक्ट्रियों में। किस लिए? इनसे काम करवाने के लिए। किस लिए? इन फैक्ट्रियों और इन चीजों में काम के लिए इनको भेजा गया। तो ये चीज आप आराम से समझ लें। 18th सेंचुरी में काफी समय बीत जाने के बाद, 18th सेंचुरी में काफी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया का सबसे धनी देशों में गिना जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट, उस समय मैं बता दूं कि जो भारत और चाइना थे, जैसे यहाँ पे मैं बात करूं कि जो भारत था और चीन पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर देशों में आते थे। चाइना के पास तो 30% से ज्यादा, जो 30% से ज्यादा जीडीपी का, पूरे वर्ल्ड का जीडीपी का इतना ज्यादा था। वही इंडिया की बात करूं, इंडिया के पास भी 25% प्लस, 25% से ज्यादा भी इनके पास ये था क्या? जीडीपी। तो जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा इन दो कंट्रियों के पास, तो मतलब 60%, अगर इन दोनों की बात करूं तो 60% से ज्यादा इनके पास पूरा का पूरा ये जो चीजें थी इतना ज्यादा था। बाकी सारे देश किस प्रकार से गरीबी हालत में थे, ये आइडिया आप लग चुका होगा। मैंने क्या कहा, इसके ऊपर मैं बहुत अच्छा एक टॉपिक बना दूंगा, आपको इसका बहुत अच्छा पार्ट देने वाला हूँ, बात करूंगा इसके ऊपर। तो किस प्रकार से चीन और पूरी दुनिया के बारे में देखें तो ये सबसे अमीर देशों में गिने जाते थे। एशियाई व्यापार में उन्हीं का दबदबा था। जो एशिया का जो ट्रेड हो रहा था, क्या था? उन्हीं का क्या था? दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का तो मानना था 15वीं सदी से चीन दूसरे देशों के साथ अपने संबंध करना कम कर दिया। क्या हुआ? जब 15th सेंचुरी में चाइना ने क्या किया? दूसरे देशों के साथ संबंध कम कर दिए, कि मतलब कि ट्रेड करना कम कर दिया, और यह दुनिया से अलग थलग हो गए और दुनिया से अलग होने लगा। और चीन की जो घटती भूमिका थी, जो वर्ल्ड में जो ट्रेड में जो चीन की इंपोर्टेंस थी, वो चाइना से कहाँ चली गई? अमेरिका। तो चाइना से अमेरिका महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र बन गया, और ऐसे करके चाइना से लोग कहाँ ट्रांसफर हो गए? सबके सब कहाँ चले गए? अमेरिका की तरफ चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए? अमेरिका की तरफ। ये देखो कि जो चाइना की भूमिका थी वो घट गई, और सारे लोग कहाँ चले गए? अमेरिका की तरफ लोग अट्रैक्ट होने लगे, और महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र बन गया। क्या बन गया? केंद्र। और पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। वही था कि जो यहाँ पे था पहले जो चीजें थी, यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे चाइना है, यहाँ चीन है, यहाँ चीन है। तो अभी ये व्यापार का क्या था? केंद्र था। क्या था? व्यापार का केंद्र। तो व्यापार का केंद्र। लेकिन 15th सेंचुरी में इसने किसी से, 15वीं शताब्दी में इसने किसी से भी कांटेक्ट रखना स्टार्ट नहीं किया। सबसे अलग थलग होने लगा। चाइना ये पूरा बाइकआउट कर लिया कि हमें किसी के साथ कोई ट्रेड, कोई बिजनेस नहीं करना है। तो यहाँ से जो बिजनेस था, जो व्यापार था, वो सबका अट्रैक्शन कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। अब अमेरिका गुलाम किसका था? यूरोप का। अब तो अमेरिका से पूरा व्यापार कहाँ आया? यूरोप की तरफ। जब यूरोप की तरफ आया, ऐसे यहाँ पे यूरोप एक सेंट्रल के रूप में बनकर के आया, और एक बड़े से केंद्र के रूप में यूरोप यहाँ उभर करके सामने आया। तो ये आप आइडिया लगा ही सकते हैं, ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज बनी है, और ऐसे करके आपका 19वीं शताब्दी में 1850, ये आपका सेकंड सेक्शन आ गया। अब चलते हैं, हम बात करते हैं इसमें कुछ पॉइंट की। ये आप देखो इमेज, इसको देख लो बहुत अच्छे से, ये इमेज इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे गुलामों के व्यापार की इमेज बताई गई, जो गुलाम्स थे उनकी व्यापार की इमेज बताई गई। ये देखो कि एक ये बैठा है, 2 3 4 5 6 7 यहाँ गुलाम है, और ये वुमेन्स यहाँ पे खड़ी हुई है। किस प्रकार से? 1 2 3 4, यह बच्चे, ये सब चीजें क्या है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि गुलामों की खरीद फरोख्त हो रही है। क्या हो रही है? गुलामों की खरीद फरोख्त हो रही है। और ये गुलाम कहाँ से आते थे? सब ये अफ्रीका से आते थे। कहाँ से आते थे? अफ्रीका से।
तो अफ्रीका से। अभी देखो गुलामों को देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से कोट पैंट सूट बूट पहना के ले जा रहे हैं इनको। कैसे ले जा रहे हैं? सूट बूट पहना के, बढ़िया कोट पैंट, बढ़िया टाई आई लगे हैं, बूट भी देखो इनके कितने अच्छे शूज पहने हैं। क्योंकि इनको गुलामों को क्या किया जाता था, इनको बहुत बहलाया फुसलाया जाता था और कहा जाता था कि आपको अच्छा ऑफिस वर्क करना है, ज़्यादा काम नहीं करना है, टाइम पर पेमेंट होगा, आपको छुट्टियां मिलेंगी, बहुत सारी अलाउंसेस मिलेंगे और बहुत अच्छा काम करना है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है। ऐसे करके इनको बहला फुसला कर ये ले जाते थे और वहाँ ले जाकर खेतों में काम कराते थे। फिर वो कभी भी अपने कंट्री, अपने देश, अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाता था। कंडीशन कभी कभी ये भी होती थी कि कभी कभी वो वहाँ पे मर भी जाते थे, तो घर वालों, फैमिली वालों को पता तक नहीं चलता था। और इन गुलामों को इतना इसलिए ले जाते थे ऐसा करके क्योंकि इनके जो ट्रेडर होते थे वो इनके अच्छे दाम दे सके। क्या दे सके? इनकी अच्छी कीमतें मिल सके। क्योंकि जितने अच्छे ये दिखेंगे, क्या मिल सके? इनकी अच्छी कीमतें। ठीक है, तो अच्छी कीमतें यहाँ पे मिल सके। तो यहाँ पे एक न्यूज में छपा था लंदन के, उसमें तो ये समझो क्या है। पहले देखो यहाँ पे एक खरीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है। ये जो खड़ा है ये नीलामकार है, ये आया खरीदार है, ये खरीद करने वाला, और ये सारे गुलामों को यहाँ देख रहा है। क्या देख रहा है? इस चित्र में 4 औरतें भी खड़ी हैं। ये देखो मैंने बताया कि 1 2 3 4 औरतें खड़ी हैं, लंबी टोपियां पहने। देखो औरतें क्या पहने? लंबी टोपियां पहनी हुई हैं। और यहाँ पे 7 पुरुष खड़े हैं। तो पीछे वो मैंने बताया कि 7 पुरुष खड़े हैं, मैन है, के साथ 2 बच्चे भी हैं। इनके साथ 2 कौन है? बच्चे भी। देखो ये आगे जो खड़े हैं ना, ये एक ये और एक ये वाला, ये 2 बच्चे भी यहाँ इनके साथ खड़े हैं। तो बच्चे भी यहाँ पे बिकने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े, अच्छे कपड़े पहनाकर और बाजार में लाया जाता था। तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि उस समय ये चीजें कैसी होती थी और गुलामों और ट्रेड, ये व्यापार कहाँ से कहाँ होता था। तो गुलामों का जो व्यापार होता था वो अफ्रीका से कैसे। यहीं पे वो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे ट्राइंगुलर वाला, वो 7th क्लास मतलब 9th क्लास के एनसीईआरटी में है। मैं बताऊंगा कि ट्राइंगुलर का मतलब जो होता है, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणीय व्यापार। एक मीनिंग आता है यहाँ पे त्रिकोणीय व्यापार, जिसे कहते हैं ट्राइंगुलर। क्या कहते हैं? ट्राइंगुलर। जिसमें इधर मैंने बताया था, जैसे मैंने कहा था, इधर क्या है? अमेरिका। इधर क्या है? अमेरिका। ठीक है। इधर मैंने कहा था यूरोप है। क्या है? यूरोप। इधर क्या है? अफ्रीका है। ठीक है। अब ये 3 कंट्री, ये 3 कॉन्टिनेंट हैं। और 3 कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ जो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि किस प्रकार से यूरोप को जोड़ता था, किससे? अमेरिका से, अफ्रीका और यहाँ अफ्रीका। यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका, अमेरिका से यूरोप। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जो यहाँ पे जो आपका बनेगा इस प्रकार से, इसे बोलेंगे ट्राइंगुलर, मतलब कि त्रिकोणीय व्यापार। इसी को बोलते हैं त्रिकोणीय व्यापार। तो आप समझ गए होंगे कैसे त्रिकोणीय कॉन्सेप्ट बनाता है। इसकी बात मैं और आपसे डिटेल से करूंगा। अभी मैं आपके साथ केवल, मैंने क्या कहा, केवल मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ चैप्टर को, सारी चीजें आपको समझाता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट सेक्शन इसका कंप्लीट है। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी 1815 टू 1914। ये बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ये सारे सेक्शन पढ़े। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ 2 मिनट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि जो बच्चे सीबीएसई के स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर पूरा है। अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं, जो स्टेट बोर्ड है उसमें ये चैप्टर जो है पूरा क्या है? ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है। चैप्टर क्या है? पूरा चैप्टर दिया हुआ, फुल चैप्टर है इसमें स्टेट बोर्ड में। अब चाहे वो एमपी स्टेट बोर्ड हो या यूपी स्टेट बोर्ड हो या राजस्थान या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार बोर्ड, कोई भी हो, उसमें पूरा चैप्टर पूरा दिया। अगर वही बात मैं करूं सीबीएसई की, सीबीएसई में एक केवल इसका सेक्शन ओनली फर्स्ट वाला दिया है। सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर फर्स्ट है ओनली, बस। तो सेक्शन फर्स्ट ही पढ़ना था, जो मैं पढ़ा चुका हूं। तो सीबीएसई के हिसाब से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के जरूर हैं, बातें नहीं चल रही, जो बच्चे एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखना चाहते हैं, मैं इसका इंग्लिश भी एक्सप्लेनेशन बहुत जल्दी लाने वाला हूं, उनकी हम बात कर लें। वो बच्चे भी जाके, सीबीएसई वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टेट बोर्ड वाले तो देखेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपके साथ एक पूरा चैप्टर आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। सारा चैप्टर डिस्कस करूंगा क्योंकि यहाँ पे चीजें समझेंगे और 19वीं सेंचुरी में क्या हो रहा था क्या नहीं, इन सब की टॉपिक की बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब इसी पार्ट में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।